जय माँ सरस्वती वीणादायिनी, आपको चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ध्यान रहे आप हमें फॉलो कीजिएगा फेसबुक पर। ध्यान रहे HPS एजुटेक सोनी सर, HPS एजुटेक सोनी सर नाम से साथियों आप फेसबुक पेज पर फॉलो करिएगा। आपको HPS एजुटेक से संबंधित सारी एजुकेशनल जानकारी जीके एंड जीएस में समर्पित संस्थान गारंटी के साथ ऑनेस्टली आपको क्लासेज अवेलेबल होगी। दूसरी बात साथियों, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा हनुमान सोनी 2505 आईडी। दोस्तों हनुमान सोनी, ध्यान रहे हनुमान सोनी 2505 इस आईडी पर आप फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जल्दी ही आपको www.hps एजुटेक के नाम से वेबसाइट अवेलेबल करवाई जाएगी। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें जीके एंड जीएस में आप इस चैनल से जुड़िएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपको भरोसा नहीं हो तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। एक एक वीडियोस को आप 10 मिनट 15 मिनट देखकर देखिए। साथियों, आप अपनी तैयारी को परखिए और मजबूत बनेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने इस भाई का हौसला बढ़ाएं ताकि लगातार आपका और आने वाले भाई बहनों का मार्गदर्शन कर सकने की हिम्मत जुटा सकें। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके सामने जो हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होता है। ध्यान रहे साथियों, वीडियो का नाम बड़ा ही, टाइटल बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस टाइटल से आपको हर एग्जाम में गारंटी के साथ 2 या 4 सवाल मिल जाएंगे। गारंटी ले रहा हूं साथियों इसका, तो आप थोड़ा भरोसा रखिएगा और इस चैनल पर जुड़िएगा। हम आज बात करेंगे दोस्तों भारतीय इतिहास में जो नवरत्न हुए थे, नवरत्न, उनके बारे में बात करेंगे। नवरत्न पहली बात तो है क्या दोस्तों, 9 प्रमुख व्यक्ति थे जो एक राजा के शासन काल में रहे थे और उन्होंने शासन कार्य में सहयोग देने के लिए किसी न किसी प्रकार से बहुत ही सराहनीय कार्य किया, जो एक मंडली की भांति उसके दरबार में रहते थे। तो हमारे भारतीय इतिहास में दोस्तों 2 प्रसिद्ध शासक हुए जिनके शासन काल में 9 व्यक्तियों की मंडली रहती थी, जिनमें आपको मैं बताऊं साथियों, सबसे पहले गुप्त काल। और गुप्त काल में समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी रामगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आते हैं। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सबसे पहले दोस्तों वही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ध्यान रहे साथियों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में साथियों नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ध्यान रखना, यह द्वितीय था साथियों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पर द्वितीय, क्योंकि समुद्रगुप्त के पिताजी चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने 319 बीस में गुप्त साम्राज्य के वास्तविक रूप से स्थापना की थी और गुप्त संवत चलाई। अपन गुप्त साम्राज्य नहीं पढ़ रहे, केवल नवरत्न पढ़ेंगे। इनके दरबार में भी साथियों नवरत्न यानी 9 प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहते थे। तो पहले तो मैं आपके सामने नाम जिक्र कर रहा हूं, फिर एक एक विशेषताओं पर बात करूंगा। आपका एक एक लाइन सवाल होगा, थोड़ा सुनिएगा। सबसे पहले तो साथियों सुनिएगा, इनके दरबार में नवरत्न थे कौन से। कालिदास, पहले व्यक्ति थे कालिदास, भारत के महाकवि। दूसरे दोस्तों धन्वंतरी इन्हीं के दरबार में थे। तीसरे साथियों वराहमिहिर इन्हीं के दरबार में थे मेरे भाइयों। वराहमिहिर ज्योतिष शास्त्री थे, अभी बात करेंगे। फिर साथियों हम बात करें हैं वेताल भट्ट भी इन्हीं के दरबार में थे। 5वें वररुचि इन्हीं के दरबार में थे। शपणक साथियों, शपणक ध्यान रखना, शपणक नाम के व्यक्तित्व। शंकु दोस्तों, शपणक शंकु, वेताल भट्ट वररुचि। साथियों अमर सिंह ध्यान रहेगा, अमर सिंह इन्हीं के दरबार में थे। तो कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वेताल भट्ट, वररुचि, शपणक, एक दोस्तों घटकर पर, कौन से नाम थे, घटकर पर ये व्यक्ति थे। तो सबसे पहले तो आपको एग्जामिनर एक छोटा सा सवाल ऐसा भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, तो आप नाम रट लेना कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, बेताल भट्ट, वररुचि, सपनक, शंकु, अमर सिंह, घटप्रगट। हम साथियों इतिहास तो गुप्त साम्राज्य पढ़ते ही है, लेकिन इन नवरत्नों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको नहीं मिल पाती, लेकिन यहां से सवाल बहुत सारे आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो हम साथियों एक एक पर बात करेंगे। ध्यान रहे, यह शंकु, घटकर पर, सपनक, वररुचि, वेताल भट्ट पर ज्यादा कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, तो इनका केवल आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हम अमर सिंह, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर। साथियों इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन से हैं? दूसरी बात, सवाल जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों अमर सिंह का ग्रंथ अमरकोश के बारे में पूछा था, और पूछा ऐसे था कि कौन सा ग्रंथ गुप्त काल से संबंधित है, तो ये अमर सिंह का अमरकोश था, 4 ग्रंथ दिए हुए थे। तो सवाल कैसा पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, नवरत्न तो ये थे, अब उनके अलावा बात करेंगे साथियों सबसे पहले अमर सिंह पर। तो देखो अमर सिंह ने दोस्तों क्या लिखा, अमरकोश ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? अमरकोश ग्रंथ लिखा। बस यही दोस्तों ज्यादा ध्यान रखिए। यह साथियों राजस्व संबंधी कार्य में लगे रहते थे। याद रखना, इन्होंने बताया कि गुप्त साम्राज्य में भूमि के 12 प्रकार थे। गुप्त साम्राज्य में भूमि को 12 प्रकारों में बांटा साथियों इन्होंने। पहली बात तो यह। दूसरी बात, इस अमरकोश ग्रंथ में है क्या, तो गुप्त काल का ग्रंथ है। याद रखिएगा साथियों, गुप्त साम्राज्य से जुड़ी हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी विशेषताओं पर प्रकाश डालता है यह अमरकोश ग्रंथ अमर सिंह का। तो मुझे ऐसा लगता है अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब साथियों अगली बात कर रहा हूं, फिर और कौन थे, तो एक साथियों आपने सुना होगा वराहमिहिर। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं मेरे भाइयों, वो आपको वराहमिहिर याद आते ही आप इस नवरत्नों में शामिल कर देते हो भास्कराचार्य। भास्कराचार्य यहां नहीं है साथियों, और ना ही यहां पर आर्यभट्ट है। पहले ही बोल रहा हूं, भास्कराचार्य नहीं है, आर्यभट्ट भी नहीं है। आर्यभट्ट ने ग्रंथ लिखा था आर्यभट्टियम, और उसमें साथियों सूर्य सिद्धांत दिया था, वो अलग है। दूसरी बात, जो भास्कराचार्य थे उन्होंने लिखा था दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि और करण कोतवाल, वो भी अलग है। यहां पर ध्यान रख लेना वराहमिहिर है, इसलिए आपको कंफ्यूजन करवा सकता है एग्जामिनर। वराहमिहिर है साथियों, यह एक ज्योतिष शास्त्री थे। ढंग से समझना, ज्योतिष शास्त्री थे साथियों, ज्योतिष शास्त्री और खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री थे। तो ध्यान रखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। इन्होंने ज्योतिष पर एक ग्रंथ लिखा, सबसे प्रसिद्ध हुआ साथियों वो ग्रंथ पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ जो है ये वराहमिहिर का ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ है। रिपीट कर रहा हूं, वराहमिहिर का ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका। और खगोल पर दोस्तों कई किताबें लिखी, जिनमें 3 किताबें प्रसिद्ध हुई। सबसे पहले देखो वृहत संहिता। वृहत संहिता ध्यान रखना, वृहत संहिता इन्हीं की है। दूसरी वृहत जातक, वृहत जातक दोस्तों यह भी ध्यान रखना। और तीसरी है लघु जातक, लघु जातक। तो यह जो 3 ग्रंथ है, वृहत संहिता, वृहत जातक और लघु जातक, यह तीनों ही ग्रंथ किन से जुड़े हुए हैं? हमारे वराहमिहिर के हैं और खगोल विद्या से जुड़े हुए ग्रंथ है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए साथियों, रिपीट कर देता हूं, वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक, ये 3 अलग ग्रंथ हैं। यह खगोल से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजिकल से। और यह साथियों ज्योतिष से जुड़ा हुआ ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका। आपको बता देता हूं, वराहमिहिर ने सबसे पहले बताया दोस्तों हमारे भारत में कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर वृत्ताकार रूप में लगाती है। दिन रात के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी, ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी थी। तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हुए हमारे वराहमिहिर। आगे बात करता हूं, देखो और कौन रहे थे साथियों। हम बात करते हैं साथियों एक कालिदास के बारे में। ध्यान से सुनना, कालिदास।
कालिदास के बारे में तो साथियों जितने सवाल एग्जामिनर पूछना चाहे पूछ सकता है। यह संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि भी रहे थे साथियों, ध्यान रखना, महाकवि कहते हैं इनको। इन्होंने मुख्य रूप से 7 ग्रंथ लिखे, बाकी तो साथियों कई ग्रंथ लिखे इन्होंने। जैसे 7 ग्रंथ मुख्य थे, उनके अलावा इन्होंने कुंतल दोत्यम ग्रंथ लिखा। हम 7 की अलग बात करेंगे, लेकिन एक ग्रंथ है कुंतल दोत्यम, ध्यान रखना, कुंतल दोत्यम। यह कुंतल राज्य पड़ता है दोस्तों दक्षिण में, कुंतल राज्य की विदेश नीति, दोत्यम का मतलब विदेश नीति होता है, उस विदेश नीति के बारे में ग्रंथ लिखा था। तो यह 7 महाकाव्य नहीं, लेकिन कुंतल दोत्यम है कालिदास का ही। समझ में आ गई बात? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, चलिएगा दोस्तों समझिएगा। कालिदास का दोस्तों 3 तो लिखे थे नाटकीय ग्रंथ लिखे थे 3, कितने? 3। 2 साथियों महाकाव्य लिखे, क्या लिखे? महाकाव्य। और 2 साथियों खंड काव्य भी लिखे थे, 2 खंड काव्य। अब मैं आपको बता रहा हूं 3 नाटकीय ग्रंथ कौन से हैं। ये नाटकीय ग्रंथों में प्रेम आख्यानों का व्याख्यान किया गया है, नाटक रूप में लिखा गया है, जिसमें महिला और पुरुष आपस में बातचीत करते हैं। ध्यान रहे साथियों, नाटकीय ग्रंथों में क्या है? पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। मैं नाटकीय ग्रंथों की बात कर रहा हूं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ध्यान रखना दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसका नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। यह नाटक जो है दोस्तों राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम से जुड़ा हुआ है, और इन्हीं के पुत्र भरत जो हुए, दुष्यंत पुत्र भरत की जानकारी इसी अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में मिलती है साथियों। आपको बता देता हूं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784 में कलकत्ता में दोस्तों विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और उन्होंने, इनका उद्देश्य था साथियों भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करना। तो इस इतिहासकार ने दोस्तों विलियम जोन्स ने सबसे पहले इस नाटकीय ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। याद रखना दोस्तों, आपसे सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया। अगली बात, यह एकमात्र ऐसी भारतीय नाटकीय ग्रंथ है साथियों जो सबसे ज्यादा विदेशी भाषा में अनुवाद हुई है। सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में दोस्तों इसको महत्व दिया गया, यह ध्यान रखना। अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा है दोस्तों मालविका अग्निमित्रम, या मालविका अग्निमित्रम, ध्यान रखना। यह ग्रंथ जो है भाइयों, ध्यान रखना, मालविका राजकुमारी और पुष्यमित्र शुंग का बेटा हुआ था साथियों अग्निमित्र। इन दोनों के प्रेमाख्यानों का वर्णन है इस मालविका अग्निमित्रम में। तीसरा दोस्तों ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम, ध्यान रखना, विक्रमोर्वशीयम ग्रंथ है। इसमें साथियों क्या है? राजा पुरूरवा और रानी उर्वशी की जानकारी मिलती है, पुरूरवा और उर्वशी की। तो ये 3 तो थे साथियों नाटकीय ग्रंथ। फिर इन्होंने लिखे 2 महाकाव्य साथियों। कौन कौन से लिखे? देखो, रघुवंश तिलक पहला महाकाव्य है, रघुवंश तिलक। इसमें साथियों राजा राम के इक्ष्वाकु वंश की जानकारी भी मिलती है। और दूसरा है दोस्तों रघुवंश तिलक और कुमार संभव। तो ध्यान रखना, यह 2 महाकाव्य थे, रघुवंश तिलक और कुमार संभव। कंसेप्ट सॉल्व हो गया। चलिए आगे बात करता हूं साथियों। तो देखो, फिर आए 2 खंड काव्य। 2 खंड काव्यों में क्या साथियों? देखो, ऋतुसंहार और मेघदूतम साथियों ध्यान रखना। ऋतुसंहार और मेघदूतम जो है यह 2 खंड काव्य है। ऋतुसंहार ग्रंथ में क्या है ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ऋतुसंहार जो ग्रंथ है इनमें 6 भाग हैं, और साथियों 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6 ऋतुएं, मुख्य रूप से तो 3 ही होती है दोस्तों, लेकिन वास्तविक रूप में 6 ऋतु मानी जाती है। पहली बसंत ऋतु चैत्र वैशाख में, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर साथियों शरद ऋतु, ये हमारी शिशिर या शरद ऋतु, उसके बाद में साथियों शीत ऋतु, फिर हेमंत ऋतु। इस प्रकार 6 ऋतुएं मानी गई है, ध्यान रखना।
फिर ऋतुसार हो गया, फिर दोस्तों मेघदूत। यह दोस्तों बादलों के माध्यम से संदेश भेजने की एक कल्पनात्मक ग्रंथ है, इसलिए ध्यान रखना यह 7 ग्रंथ जो है मुख्य है साथियों हमारे कालिदास के। याद रखना कालिदास को महाकवि का दर्जा दिया गया, संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे थे। भाइयों रिपीट कर रहा हूं, एक बात और सुनिएगा, विलियम जॉनसन ने तो अभिज्ञान शाकुंतलम का किया ही था, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना विंसेंट स्मिथ, आपने नाम सुना होगा विंसेंट स्मिथ। कौन सा स्मिथ विंसेंट है साथियों? देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने, वही विंसेंट स्मिथ है। और इस विंसेंट स्मिथ ने कालिदास को 2 उपमा दी साथियों। क्या दी? एक तो दोस्तों भारत का गेटे, भारत का गेटे कहा दोस्तों, भारत का गेटे, और दूसरा भारत का शेक्सपियर भी कहा था। ध्यान रखना दोस्तों, शेक्सपियर व गेटे विश्व के महानतम ये साहित्यकार व चित्रकार हुए थे, मानिए ध्यान रखना साहित्यकार हुए थे, इसलिए इनकी तुलना की है दोस्तों शेक्सपियर से। समझ में आ गई? विंसेंट स्मिथ ने की है। चलो यह तो हुआ साथियों हमारे बात इनकी। अब देखते हैं अपन और क्या बचा। तो यह तो हो गए हमारे कालिदास और वराहमिहिर तथा अमर सिंह। वापस बोल रहा हूं, नवरत्नों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पहली बार नवरत्न थे। वो दोस्तों एक दक्षिणी भारत में वैसे कृष्ण देवराय है जिनके दरबार में 8 मंत्री रहते तो उनको अष्टदिग्गज कहते हैं, लेकिन वो नवरत्न नहीं थे, वो मंत्री थे। नवरत्न 2 ही वे, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और एक अकबर के। तो हम पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वापस क्लियर कर रहे हैं नवरत्न आपके सामने। नंबर 1 कालिदास, कालिदास, कालिदास के बाद में दोस्तों हमारा आते हैं वराहमिहिर, वराहमिहिर, ध्यान रखना वराहमिहिर। तीसरे साथियों हमारे हो गए वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, वररुचि, अमर सिंह, अमर सिंह, शपणक, शंकु और साथियों घटकर पर। देखो कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, वेताल भट्ट, घटकर पर, शपणक, शंकु, ये कौन से रह गए साथियों? अभी हमने लिखा था, ध्यान रखिएगा कालिदास, वराहमिहिर, वेताल भट्ट, वररुचि, अमर सिंह, शपणक, शंकु, घटकर पर। एक और साथियों मेरे कंफ्यूजन हो चुका है, ध्यान रखिएगा ये नवरत्न हमारे इनके दरबार में रहते थे, ध्यान रखिएगा। अब अपन बात कर रहे हैं साथियों अकबर के बारे में, पीछे लिखा है दोस्तों, थोड़ा बैक लेकर ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करेंगे आगे, देखो अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न, अकबर के शासनकाल में भी दोस्तों नवरत्न रहते थे, ध्यान रखना अकबर के शासनकाल में। तो वो कौन से थे? पहले तो मैं आपको समझा देता हूं, देखो कौन कौन से थे साथियों। पहला तो देखो मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा यह व्यक्ति था, मुल्ला दो प्याजा। ध्यान रहे यह अकबर के शासनकाल में एक मंत्री था भाइयों, अकबर के शासनकाल में मंत्री के पोस्ट पर काम करता था यह हमारा मुल्ला दो प्याजा। समझ में आ गई? अमात्य था अकबर के संग मंत्री, अमात्य। दूसरी बात दोस्तों ये रसोई विभाग में भी काम कर रहे थे। बताया जाता है कि इनको प्याज खाने का ज्यादा शौकीन था, इसलिए प्याजा कह दिया। दूसरी बात ये दरबार में दोस्तों किसी भी बात को तुरंत काट देते थे, ध्यान रखिएगा। इस बात काटने के ये बड़े माहिर थे। यह बात हमारे को अकबर के शासनकाल में मुल्ला दो प्याजा के बारे में मिलती है। तो पहली बात हुई हमारे मुल्ला दो प्याजा की। दूसरी बात दोस्तों राजा मानसिंह, ध्यान रखना दोस्तों राजा मानसिंह। राजा मानसिंह दोस्तों भगवान दास का पुत्र और राजा बारमल का पुत्र था, कछुआ वंशी राजा था जयपुर का। अकबर ने इनको दोस्तों पुत्र की उपाधि दी थी और फरजंद कहा था। याद रहे हमारा 18 जून, कहीं पर 21 जून भी लिखा हुआ मिलता है, 1576 को जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है साथियों, तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति के रूप में इन्होंने महाराणा प्रताप के समक्ष लड़ाई लड़ी थी। इनको दोस्तों 5000 से ज्यादा मनसब दिया था अकबर ने, और अकबर के दरबार में यह बात लेते थे। तो दूसरा नवरत्न था राजा मान सिंह।
ट्रिक के रूप में मैं आपको याद करवाऊं साथियों, तो देखो राजा मान सिंह ने जब महाराणा प्रताप के समक्ष युद्ध किया था तो महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान सूरी, जो एक अफगान शासक थे। तो तीसरा दोस्तों याद रखना हकीम हुकाम, हकीम हुकाम याद रखना साथियों, हकीम हुकाम है, हकीम खान सूरी नहीं है, मैंने केवल याद करवाया है, हकीम हुकाम है साथियों। ये हकीम हुकाम नहीं, ध्यान रखिएगा। हकीम हुकाम जो है यह रसोई विभाग के प्रधान थे, रसोई विभाग के प्रधान थे और एक निजी चिकित्सक के रूप में भी काम करते थे अकबर के शासनकाल में। तो कितने हुए? 3। चौथा देखिए दोस्तों, हमारे नागौर परगने में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे दोस्तों शेख मुबारक। शेख मुबारक खिलजी मत कर देना, शेख मुबारक हुए थे साथियों, समझना है एक बार। शेख मुबारक, तो शेख मुबारक जो थे मेरे भाइयों, शेख मुबारक ने, ध्यान रखना, 1579 में अकबर ने साथियों एक धार्मिक चार्टर यानी दस्तावेज जारी किया, घोषित किया, जिसका नाम था महजरनामा। ध्यान रखना महजरनामा। इस महजरनामे का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति यह शेख मुबारक थे। तो इस शेख मुबारक के दो दोस्तों पुत्र थे। एक का नाम था अबुल फजल, अबुल फजल थे साथियों, ध्यान रखना। और दूसरे व्यक्ति का नाम था फैजी, दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? फैजी। तो साथियों ये अबुल फजल तो एक इतिहासकार के रूप में काम कर रहे थे, लेखक के रूप में। और ध्यान रखना इसने साथियों एक ये अकबर के दरबार में राज कवि की पोस्ट पर काम कर रहे थे, राज कवि की पोस्ट पर काम करते थे। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, राज कवि की पोस्ट पर काम कर रहे थे फैजी। इन्होंने कई काव्यात्मक ग्रंथ भी लिखे थे। अब देखना हम बात कर रहे हैं आपको, तो चौथा नवरत्न कौन सा हुआ? अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल दोस्तों एक वफादार इतिहासकार थे अकबर के शासनकाल में। नागौर से इनका संबंध है, काफी बार सवाल पूछा जाता है। शेख मुबारक के पुत्र थे ये। इन्होंने साथियों बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा अकबर के शासनकाल से जुड़ा हुआ अकबरनामा। और अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा अबुल फजल के मृत्यु दोस्तों बहुत बुरी तरीके से होती है, क्योंकि इनको अन्य दरबारियों के कहने के कारण इनको निकाल दिया जाता है, इनकी मृत्यु बुरी तरीके से होती है साथियों। तो इसी की तुलना हमारे राजस्थान में साथियों जोधपुर मारवाड़ रियासत में जसवंत सिंह के दरबार में एक प्रसिद्ध रहे थे मूणोत नैन सिंह साथियों। इन्होंने भी इस प्रकार का काम किया और ग्रंथ लिखा था दोस्तों मारवाड़ रे परगनारी विगत और नैन सिरी ख्यात। तो इन्हीं की भी ऐसी ही तुलना की जाती है दोस्तों, हत्या हुई थी, निकाल दिया इनको। तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कह दिया था हमारे इस मूणोत नैन सिंह को। तो चौथे हुए थे ये। पांचवें साथियों इन्हीं के भाई फैजी, जो मैंने बता दिया काव्यात्मक ग्रंथ लिखते थे और राज कवि का दर्जा दिया गया था इनको। चलिए अगली बात कर रहा हूं साथियों, छठवां हमारे तानसेन। वो वही तानसेन जो प्रसिद्ध संगीतकार थे साथियों। ये उस नगरी में जन्मे थे, आपको बता दूं, जहां की एक कहावत प्रसिद्ध है कि जब बच्चा रोता है ना तो भी सुरों में रोता है, और जब दोस्तों पत्थर भी गुड़ता है तो ताल के माध्यम से गुड़ता है। इस प्रकार की कहावत चलती है मध्य प्रदेश में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ साथियों। इनके बचपन का नाम तन्नू मिश्रा, कहीं पर आपको दोस्तों राम तन्नू पांडे भी लिखा मिलता है। ढंग से समझना मेरे भाइयों, आपका मार्गदर्शन करना हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बस आप हमसे जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा दीजिएगा, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना राम तन्नू पांडे इनके बचपन का नाम था और मूल नाम था। ध्यान रखिएगा साथियों, इन्होंने अकबर के दरबार में संगीत का काम करते थे। इन्होंने कई राग बनाई, जैसे दीपक राग, ध्यान से सुना दोस्तों, दीपक राग इन्हीं की है। दीपक राग, मल्हार राग बनाई साथियों ने, मल्हार राग। ध्रुपद गायन शैली के ये प्रसिद्ध थे साथियों, ध्रुपद गायन शैली के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये तानसेन कितवे थे? छठवें नवरत्न थे। समझ में आ गई बात आपको? चलिए सातवां दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना, समझिएगा अब्दुल रहीम खान खाना ये अकबर के दरबार में सातवें नवरत्न के रूप में थे। बताया जाता है दोस्तों अब्दुल रहीम जो है, ध्यान से सुनना,
अब्दुल रहीम इनका मूल नाम था। यह अब्दुल रहीम ने गुजरात के शासक के खिलाफ आक्रमण किया दोस्तों उन पर, और उनसे जीता था। इसलिए अकबर ने इनको खुश होकर के खान खाना की उपाधि दी थी। यह दोस्तों कवि के रूप में भी काम कर रहे थे। यह फारसी होते हुए भी साथियों ध्यान रखना, इन्होंने ग्रंथ हिंदी में भी लिखे थे। यह था हमारा अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए 8वां है दोस्तों टोडरमल, 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 और 9वां है हमारा बीरबल। तो समझिएगा टोडरमल के बारे में। दोस्तों टोडरमल अकबर के नवरत्नों में शामिल होने से पहले अफगान शासक शेर शाह सूरी के राज दरबार में रहता था। फिर यह अकबर के संरक्षण में आ गया। इन्होंने जमींदारी व्यवस्था पर भू राजस्व संबंधी कार्य किए थे। एक दोस्तों प्रथा चलाई जब्ती प्रणाली, जो 10 साल के लिए एक विशेष प्रारूप था, जिसे 10 साला पद्धति कहते हैं। यह टोडरमल का ही काम था। तो यह था हमारा टोडरमल। और लास्ट एंड फाइनल था साथियों बीरबल। याद रहे मेरे भाइयों, बीरबल जो है, ध्यान रखना, बीरबल साथियों एक ब्राह्मण परिवार में शामिल था बीरबल। और बीरबल के बचपन का नाम जो है महेश दास ब्राह्मण था, महेश दास ब्राह्मण था। अकबर ने साथियों इनको, ध्यान रहे, अकबर ने साथियों इस बीरबल को, ध्यान रखना, बीरबल की पदवी दी थी। पदवी थी साथियों ये बीरबल की, बीरबल नाम नहीं था। ये महेश दास ब्राह्मण था इनके बचपन का नाम, ध्यान रहे, महेश दास ब्राह्मण था। बीरबल पदवी थी। और साथियों ये इनको कवि राजा व कवि प्रिय की उपाधि भी इन्होंने दी थी अकबर ने। अकबर पहला दोस्तों हिंदू व्यक्ति था जिसने 1583 में अकबर ने, 1582 में दोस्तों जो इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, 1582 में इलाही धर्म और 1583 में इलाही संवत। तो 1582 में जो इलाही धर्म चलाया उसको स्वीकार करने वाले पहले राजा थे, व्यक्ति थे साथियों ये बीरबल। तो यह हमारे साथियों अकबर के दरबार में नवरत्नों की बात होती है। रिपीट करता हूं, मुल्ला दो प्याजा अमात्य, राजा मान सिंह एक सेनापति, हकीम हुकाम एक निजी चिकित्सक व रसोई घर के प्रधान, अबुल फजल एक इतिहासकार के रूप में, फैजी एक दोस्तों राज कवि का दर्जा था एक कवि के रूप में, और तानसेन संगीतकार, अब्दुल रहीम खान खाना एक सेनापति के रूप में, गुजरात की जीत के बाद खान खाना नाम, टोडरमल भू राजस्व मंत्री, और बीरबल दोस्तों महेश दास ब्राह्मण। और बीरबल बादशाह की कहानियां तो हम सभी सुनते ही है। तो यह तो दोस्तों नवरत्न थे। मैं आपको फिर सचेत करना चाहता हूं साथियों, कई गाइडों में आपको भगवान दास नवरत्न के रूप में मिल सकता है, लेकिन वो सही नहीं है साथियों, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए यह तो हुए दोस्तों अकबर के नवरत्न। मैंने आपको बताया था कि हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में, तो मैं फिर आपके सामने एक बार रख देता हूं, ध्यान रखिएगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, अभी रख देते हैं। सबसे पहले दोस्तों कालिदास थे, यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में सबसे पहले कालिदास, फिर रिपीट करते हैं कालिदास। कालिदास के बाद में दोस्तों वराहमिहिर थे, वराहमिहिर, ध्यान रखना। वराहमिहिर के बाद में दोस्तों हमारे तीसरे व्यक्ति आते हैं अमर सिंह, अमर सिंह, ध्यान रखना। अमर सिंह के बाद में दोस्तों चौथा वररुचि, वररुचि, पांचवा वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, और दोस्तों छठवा शपणक, शपणक व्यक्ति थे, शपणक। 7वें नंबर पर आते हैं शंकु, और 8वें नंबर पर दोस्तों घटकरपर, घटकरपर, और एक और बच गया था 9वें, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों धनवंतरी, याद रखना धनवंतरी थे साथियों, वेरी नाइस, धनवंतरी। क्या है कि साथियों ऐसे नाम थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, धनवंतरी थे ये दोस्तों एक चिकित्सक थे, ये एक चिकित्सक थे। देखो दोस्तों चिकित्सक के बारे में बात करें ना अपन, तो ध्यान रखना, जैसे एक दोस्तों नागार्जुन भी थे आयुर्वेद के ज्ञाता। नागार्जुन जो थे साथियों, ध्यान रखना, ये कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे।
इसी प्रकार एक प्रसिद्ध चिकित्सक साथियों हमारे जो जीवक थे वो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के दरबार में भी रहते थे। महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भी उनको भेजा था बिंबिसार ने, कौशल के राजा प्रसेनजित के लिए भी तो भेजा था। वो इस प्रकार यह भी एक चिकित्सक थे। दोस्तों धन्वंतरि का एक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, उसको नगना नवनीतकम, यह धन्वंतरि का ग्रंथ था। धन्वंतरि का ही ग्रंथ है दोस्तों नवनीतकम, इसको आप ध्यान रखें। रिपीट कर देता हूं दोस्तों, कनिष्क के दरबार में जो नागार्जुन रहते थे, नागार्जुन जिनको दोस्तों भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, ध्यान रखना, इस नागार्जुन ने भी एक ग्रंथ लिखा था नवनीतकम नाम से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह था साथियों हमारे अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और गारंटी मैं लेता हूं साथियों किसी न किसी एग्जाम में आपको 1 या 2 सवाल इस इतने से वीडियो से नहीं मिल जाए तो इस भाई को कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।